हफ्ते की शुरुआत है और साथ साथ इस्लामी साल की भी शुरुआत है। आज पहली मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह ताला से दुआ और उम्मीद यही है कि ये नया इस्लामी साल हम सब के लिए खुशियों और बरकतों का बायस बने। लेकिन क्योंकि शुरुआत हमारी अयाम मुहर्रम से होती है और यकीनन ये सोच का और एहतराम का मौका है, तो यहाँ पे एक ख़ास दुआ ये भी कि अल्लाह ताला हमारी जो दीनी हम आहंगी है मुस्लिम उम्मा की, उसको बरकरार रखे। और ख़ास तौर पे ये 10 दिन और आने वाला पूरा महीना, पूरा साल इस तरह की कोई चपकलश हम ना देखें। अल्लाह ताला इस तरह की किसी आजमाइश में हमें ना डालें। यकीनन अगर आप भी अपने दिल में, अपने जहन में कुछ इख्तलाफात महसूस करें, अगर आपको लगे कि जी मुझे ये सवाल करना है लेकिन वो इस तरह का सवाल हो सकता है जिससे इंतशार बरपा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी और मेरी दुआ भी यही होगी कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के फितने से, इंतशार से दूर रखे। आइए आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले जिन चैलेंजेस का भी आपने पहले की भी हमारी स्टोरीज़ देखी जिस पे हम एक तरह से रोशनी डाल रहे थे, वो यकीनन ये थी कि किस तरह ये जो नए टैक्सेस लागू किए गए हैं, इससे जो तनख्वाहदार तबका है उसकी मुश्किलात में बहुत इजाफा हुआ है। पहले ही अशियाए खुर्दोनोश ऐसा लगता था कि आपकी पहुंच से बाहर हैं और ज़िंदगी के 100 मसाइल होते हैं। आपने घर भी लेना है, उसका किराया भी देना है, अपनी बाइक या गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है, अगर आपके बच्चे हैं माशाल्लाह तो उनकी भी पढ़ाई पे सर्फ आपने करना है। और सिर्फ बच्चे मशीनों की तरह पढ़ तो नहीं सकते, उनके लिए एक भरपूर ज़िंदगी भी होनी चाहिए जिसमें कुछ एंटरटेनमेंट का पहलू है, कुछ सीखने सिखाने का पहलू है, कुछ सैर व तफरी है। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक तनख्वाहदार तबके की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ये दिखाया कि हमारा सिस्टम, हमारी रियासत शायद बेबस है उन लोगों से टैक्स लेने पे जो टैक्स इस वक्त दे ही नहीं रहे हैं, जिनकी ज़रिया आमदन या तो कुछ और है या कुछ ऐसी उनके पास मरात मौजूद है। एक तो नंबर 1 वो पार्लियामेंट में आके बैठ गए और उनका जो तरीका है ज़िंदगी बसर करने का, चाहे वो लैंड ओनर्स हैं या वो ज़रात से उनका ताल्लुक़ है, तो वो तो जी वहाँ तो पर जलते हैं। उन चीज़ों पे आप टैक्सेस नहीं लगा सकते। लेकिन जो बेचारा इस वक्त टैक्स दे रहा है उसकी इनकम पे भी टैक्स लगेगा। मैं कल एक ग्रुप के साथ बैठी हुई थी प्रोफेशनल्स के, उन्होंने कहा कि मैं अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गई, उन्होंने कहा कि जो नए टैक्सेस लागू हुए हैं, पहले तो हम कहते थे स्लैब वाइज है कि जी फ़लाने की तनख्वाह अगर इतनी ज़्यादा होगी तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। अब उन्होंने वहाँ पे मसावात ले आए हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, किस ओहदे पे फायज़ हैं, आपको टैक्स उतना ही देना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने ये देखना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप समझें कि आप साल की 12 नहीं, इस वक्त 11 तनख्वाहें लेके जा रहे होंगे। ये एक अमूमी इम्पैक्ट है। और अगर आप छोटे लेवल पे हैं तो आप समझिए कि आप 1 नहीं 1.5 तनख्वाह अब आपकी टैक्स में जा रही होगी। अच्छा जी, यहाँ पे सिर्फ इक्तफ़ा नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, चाहे उसमें लोकल ट्रैवल हो, चाहे आपके बच्चों की स्टेशनरी हो, किताबें हों, पेट्रोल हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान उस पर टैक्स नहीं दे रहा। और यानी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लेके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी इसको बदतरीन बजट करार दिया है। और इसमें यकीनन एक सियासी पहलू भी इसका है, मुश्किलात का सामना है। लेकिन इस वक्त तनख्वाहदार तबका क्या सोच रहा है, प्लीज़ मुझे कॉल करके बताइए। इस वक्त टेलीफोन लाइन्स हमारी खुली होंगी और आपकी और हमारी नुमाइंदगी करता हुआ एक पैनल भी यहाँ पे मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि उनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आई है। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं शाज़िया रहमान, सीनियर मैच मेकर हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि शादी खाना आबादी अपने आप में बड़ा एक रिसोर्स इंटेंसिव काम समझी जाती है। एक वक्त था जी लोग बड़ी बड़ी शादियाँ करते थे, अभी भी कुछ तबके जो टैक्स नहीं दे रहे और जिनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, वो अभी भी वैसी शादियाँ कर रहे हैं। लेकिन एक आम मिडिल क्लास आदमी की शादियों पे और ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा ये हमसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया शाज़िया मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं उमर फारूकी, हु इज़ एन HR लीडर। अगैन लोग इस बात से कितने परेशान हैं जब आप कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं। एक तो नौकरियाँ वैसे ही नहीं हैं, फिर नौकरी पे जो तनख्वाह आपको मिल रही है उस पर मज़ीद टैक्स लग गया है, तो उस वक्त सेंटिमेंट क्या है ये हम उमर से जानेंगे। थैंक यू उमर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आपके साथ हैं जी सुमन सकलैन, हु इज़ एन इंटरव्यू कोच, उनसे भी जानेंगे। एक वक्त था, अच्छे वक्तों में हम कहते थे कि एक इंटरव्यू के बाद एक सवाल किया जाता था कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या डिमांड है। आज क्या ये सवाल किया जाता है और जो कैंडिडेट है वो बेचारे इसमें क्या कहता है, या अल्लाह 2 बूंदे पेट्रोल की ज़्यादा दे देना या किस तरह नेगोशिएशन होती है। तो सुमन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले जी शाज़िया जी, मैंने देखा है कि कई सारी मेहंदियाँ ढोलकियाँ अब होता है सिर्फ निकाह और उसके बाद रुखसती। इज़ दैट ट्रू? या इट इज़ हो जाएगा, अभी तक अगर नहीं हुआ हाँ। तो होने लगा है, हाँ। हो जाएगा, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कि आप मैच मेकर के पास भी जब जाते हैं तो आप उसको पे करते हैं। सही।
उसके आने में भी अब लोगों को हेजिटेशन होगी, क्योंकि लोग ये कहते थे पहले, कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जी मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे, ये कर देंगे, ये तब भी होता था। अच्छा, सी बात आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप अपनी फीस में देखे 5 रिश्ते दिखाती थी, अब इसमें 10 दिखा दें प्लीज कहीं तो बात बनेगी, कुछ तो होगा। चलें, वो तो कहते वो भी वक्त आएगा। वो तो कहते ही हैं, वो तो होता है कि 10, 15, 20 जितना भी है वो तो काउंटलेस होता है। लेकिन लोगों की ये चीज़ें अब जहाँ पे भी उनको स्पेंड करना है, चाहे उनको मैच मेकर को देना है, चाहे उनको शादी के लिए देना है, चाहे जब रिश्ते के लिए लोग आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि पहले तो थोड़ा बहुत आप देखें चीज़ें हो जाती थी कि अच्छा जी आप चाय के साथ कुछ रख दें, चाहे दूसरा जिस नियत से भी आया है, लेकिन आप अपनी मेहमानदारी को एक प्रोटोकॉल देते हुए। लेकिन अब लोग ये कहते हैं चाय या शरबत, क्योंकि इतनी महंगाई है, अगर 10 रिश्ते वालों ने आना है हम कितनी टेबल सजाएंगे। ये भी एक बड़ा फर्क है। ये भी एक बड़ा फ़र्क आया। अच्छा, ये तो चलो मेहमान नवाजी मेज़बानी की बात हो गई ना, मुझे बताएं कि लड़के के प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे गेज करते हैं, क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली हर नौकरी रखता है हवाई नौकरी है, आज है कल नहीं है, तो जो कारोबार अपना कर रहे हैं क्या उनका रिश्ता जल्दी हो जाता है? लड़की की जो पहले एक ज़माने में लड़की काम तो नहीं करती, हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ काम नहीं करती, अब काम भी करे और पैसे भी दे घर में करती, और पैसे लड़कों का तो देखे ही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई, बहुत सारी फील्ड्स ऐसी आ गई हैं जो हमें पता ही नहीं होती थी, या पेरेंट्स को लड़की के भी नहीं पता होता, तो कहते अच्छा जी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, ये तो हवाई है, ये तो फ्रॉड है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो जाके जब बच्चे बताते हैं आजकल के दौर के अच्छा चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल एक डेवलप हो गया है। लेकिन जो कारोबार की आप बात करें, पहले ये तस्वुर आज से 20 साल पहले होता था कि अच्छा जी कारोबार है तो मुस्तहकम है। आजकल तो जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं सबको लगता है कि ये आज ख़त्म हुए कि कल ख़त्म हुए, तो जॉब को फिर भी लोग कंसीडर ज़्यादा कर रहे होते अगर डिग्री के साथ है। अगर कारोबार है और डिग्री नहीं है चीज़ें, तो अब कारोबार में सबसे ज़्यादा सवाल ये होता है कि बड़े से बड़े बिजनेस में आजकल लोग ये पूछते हैं कि इनके फादर का अगर है तो लड़के का क्या रोल है। डेजिग्नेशन तो आपने उसकी बना दी है CEO की या डायरेक्टर की, लेकिन इसके नाम पे शेयर्स के इख्तियारात कितने हैं, शेयर्स कितने हैं, खुदा ना खास्ता कोई इख्तलाफ होता है तो फिर लड़का कहाँ पे होगा और हमारी बेटी कहाँ पे होगी। तो अच्छा जी, ये एक स्मार्ट वो है। एब्सोल्युटली। तो अपना कारोबार नहीं, तनख्वाहदार तबके को अभी भी फौकियत हासिल है रिश्तों में, लेकिन तनख्वाहदार तबके की माशाल्लाह ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही कमर तोड़ दी गई है इन हालिया टैक्सेस ने। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी आपका बात। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे? तनख्वाहदार तबके का दुख इस वक्त आसमान को छू रहा है। सदर इकबाल साहबा, एक बिल बिजली का जो अदा किया है ना हाल रहा ना चाल रही, आप सिर्फ खाल बच गई है। बिल अदा करते हम 2 है 12,000 रुपया अदा किया है, 2 मियाँ बीवी है। अब आप सोचे उन लोगों का जिनकी तनख्वाह 70-80 हज़ार या लाख है, घर भी तो किस तरह जिंदगी सरवाइव कर सके। बिल्कुल सही। आप यकीन जाने सुबह से शाम तक अल्लाह का शुक्र है कि इतने वसाइल हैं कि जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद होश आवाज ठिकाने नहीं रहा कि भाई किसी की मदद के काबिल हम लोग नहीं रहे। सफेद पोश तबका तो मर के खत्म हो गया। तो ये तनख्वाहदार, ये सारे का सारा निजाम जो है ये बिल्कुल हम सफेद पोशों के लिए, मुलाजमों के लिए बाकी रह गया। तो ये बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं ये कहते हैं हमने नहीं, तो ये अपनी तनख्वाहें कम क्यों नहीं करते, अपनी अयाशियां कम क्यों नहीं करते? ये बिजली के जो बड़े बड़े, अच्छा आवाम की बिजली बंद है घंटों के हिसाब से, तो इनके दफातर की क्यों नहीं बंद होती? मैंने एक वीडियो देखी थी अकरम साहब, बड़ा वैलिड आपने सवाल उठाया। मैं चाहता हूँ कि ये तो अकरम साहब, एक सियासी बैठक हो रही थी जिसकी वीडियो इस वक्त वायरल हुई हुई है, और उसमें सितम ज़रीफ़ी ये थी कि आप और मैं, जो आम आदमी है, तनख्वाहदार तबका है, वो तो कह रहे हैं बिजली का बिल कहाँ से अदा करें। ये ओपन एयर में बैठे हुए थे माशाल्लाह, लॉन में, और हर इंसान के पीछे, हर 3 लोगों के पीछे एक स्प्लिट चल रहा था। तो यानी ये भी एक अल्लाह ताला की हमारे लिए आजमाइश है कि हमारे जो हुक्मरान हैं या वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी अपनी जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। वहाँ पे राहतें हैं, वहाँ पे बड़ी सारी सहूलतें हैं, लेकिन आम आदमी की दस्तरस से ये दूर हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने वैसे नोशन उठाया। सुमन, व्हाट हैज़ बिन द वाइब अराउंड यू जब हर बंदे ने कहा है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया? अच्छा, अब हो ये रहा है सबरा कि जब हम ऑफिस में भी अगर किसी से पूछते हैं तो अब एक बिल्कुल गॉसिप हमारी स्टार्ट हो चुकी है कि तुम्हारा बिल कितना आया, रिगार्डलेस। अब एक ऑफिस का तबका वो है कि जिन्होंने रात पूरा दिन काम करने के बाद घर जाना है, और घर जा कर के जो है वो या अपना AC ऑन कर रहे हैं, या अगर AC ऑन नहीं भी कर रहे हैं
एंड अगर उसमें बिजली नहीं है और उसके बावजूद फिर दे हैव टू कम बैक टू ऑफिस इन द मॉर्निंग, और फिर उसके बावजूद जो है वो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। हम कंजम्पशन जो यूनिट की हैं उनको भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीक आवर्स के ऊपर ना चलाएं, लेकिन इसके बावजूद हाल यही है कि आप रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल, यानी वो हमने सारे तरीके अपना लिए ना, वो जो अम्मी एक आती है, मैं कहती कमरा ठंडा हो गया एसी बंद कर दो, फ्रिज बंद कर फ्रिज बंद कर दो, जहाँ बैठे हो वहीं पे फैन ऑन होगा। 5 क्यों ऑन है, ये सारी बिजली क्यों चल रही है, बैठो वहीं पे एक ही जगह रहो। I'll share an example with you कि recently I came to know कि एक फैमिली का जो है वो 100K बिल आया। अब वो फैमिली के अंदर जो है वो barely 7 या 8 लोग हैं, उसमें एक पेशेंट भी हैं, बट विद देम when they got to know क्या वो 100K बिल आ चुका है, तो they switch off their ACs and all। कि हम नहीं बेयर कर सकते, हम कहाँ से बेयर करेंगे, 2 लोग कमाने वाले हैं, बाकी बच्चे हैं, एक पेशेंट है, मेडिसिन आपके बढ़ चुके हैं, बिजली का बिल आपका वही आ रहा है जितनी भले आप कम एसी चलाएं या ना चलाएं। अच्छा, वो भी एवरेज आउट हो रहा है, ये भी एक इसकी अब अलग मैथ्स है। वो जैसे आपने ऑनलाइन देखा होगा ना, गर्ल मैथ्स एंड बॉय मैथ्स, एक है बिजली मैथ्स पाकिस्तान में जो समझ ही नहीं आके दे रहे हैं, वो क्यों हमारा बिल इतना ज़्यादा आ रहा है हमें नहीं समझ आ रहा। और दूसरी तरफ यानी वही जैसे मैंने आपको कहा, लॉन में लोगों के स्प्लिट एसी लगे हुए जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, उमर से पूछेंगे कि फिर अब क्या किया जाए। और अनफॉर्चुनेटली रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के मॉल्स में रश बढ़ गया जी। मॉल्स में रश इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि लोग वहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं, वो वाहिद जगह जो ठंडी है, पूरी पूरी फैमिलीज जाके वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठी हुई हैं, और ये एक रियलिटी बन रही है पाकिस्तान की। एक कॉलर है, उनसे बात करके फिर ब्रेक पे जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। और इसमें 3 चीजें हैं। टैक्स के गैर मुनसिफाना निज़ाम ने कमर तोड़ दी है लोगों की, और मसनूई महंगाई जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। मीन्स के इस वक्त टमाटर की कीमत ले लें आप, 450 रुपए किलो बिक रहा है, मगर किसान को 50 रुपए मिल रहा है और आवाम को 450 रुपए बिक रहा है। तो हमारी हुकूमतें सूबाई सतह पर, कौमी वफाकी सतह पर नाकाम हो गई हैं प्राइस कंट्रोल के मैकेनिज्म बनाने में। तीसरी और अहम चीज जिसकी आपने भी निशानदेही की कि सरकारी अखराजात में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही, और उसके साथ साथ मुआशी रवैयों में भी तब्दीली नहीं आ रही। मीन्स के हम वही शादियों पे वही खर्चे कर रहे हैं, ना तो कोई रहनुमाई कर रहा है गवर्नमेंट सतह पर, और ना ही कोई समाजी सतह पर कोई बता रहा है कि भाई अब अगर हालात चेंज हो गए हैं तो आप अपने आप को चेंज करें। आपका अब शादी का तरीकेकार क्या होना चाहिए और आपका जिंदगी गुजारने का तरीकेकार क्या होना चाहिए, तो ये गाइडलाइन भी बहुत जरूरी है। तो बहुत शुक्रिया, आपका जबरदस्त टॉपिक है। शुक्रिया जी। और आपका ये बात करने का बहुत ज़रूरी यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मसनूई महंगाई। यानी आज हुकूमत कोई चीज़ अनाउंस करती है कि जी फ़ी यूनिट बिजली इतनी होगी, जो आपने स्टॉक्स पहले बना के चीज़ों के रखे में वो यकायक ओवरनाइट या चंद घंटों में उनकी कीमत बढ़ जाती है, और कहा यह जाता है पीछे से महंगा आ रहा है। भाई पीछे से कुछ महंगा नहीं आ रहा, ये आपकी एक तरह से मुनाफाखोरी की कोई लिमिट नहीं रह गई है। अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान में कितनी मुख्तलिफ डिवर्सिटी मौजूद है, हम एक दूसरे से ज़बान हमारी फ़र्क हो सकती है, रहन सहन मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एक कौम है और हम साथ रहते हैं। तो इसके जवाब में एक बड़े ज़बरदस्त इंसान है, उनका नाम मैं यहाँ पे इस वक्त शेयर नहीं करूँगी। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में सिर्फ 2 तबके हैं, एक वो जो जुल्म कर रहे हैं और एक वो जो जुल्म सह रहे हैं। और आपकी तनख्वाह को भी गेज करने का एक बेहतरीन तरीका है, आई थिंक शाजिया इससे एग्री करेंगी। भाई अगर आपने मालूम करना है कि आप अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, मिडिल क्लास से हैं, या फिर लोअर क्लास से आपका ताल्लुक़ है और इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, तो सिर्फ आपने एक चीज़ नापनी है। आपने अपने ड्राइंग रूम में जाना है और अपने सोफ़े और अपनी दीवार के बीच में जो डिस्टेंस है उसको नापना है। अगर तो वो डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, आप वेल ऑफ हैं। लेकिन अगर आपका सोफ़ा दीवार से चिपका हुआ है तो अनफॉर्चुनेटली आप हमारी तरह जो है ना मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। उमर, आपका क्या, आपका सोफ़ा कितना दूर है दीवार से, पहले ये बताइए। चिपका हुआ है, हम सब दीवार से लगे हुए हैं, दीवार से लगा हुआ है। मुझे ये बताया कि क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो जेन ज़ी है वो तो कहते हैं भाई अच्छे वक्तों में अगर दादा परदादा ने घर बना लिया तो बना लिया, हमारी दस्तरस में तो नहीं है, हमसे तो किराया और बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। क्या सूरत हाल है? देखें बिल्कुल ठीक, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स चेंज किया है 50,000 से 100,000 जो पर मंथ कमा रहा है उस पर डबल करती है। सो दैट क्लास जो कि ऑलरेडी पिस रही है या अभी स्टार्ट किया उन्होंने करियर, और जो मुल्क के हालात हैं उसमें घर पे भी कंट्रीब्यूट करना होता है। उसके बाद जब वो ज्वाइन करते हैं वर्कफोर्स, आप उन्हें बोलते हैं ना आपका टैक्स डबल है। अगर वो बंदा लेट्स से घर 15-20 हज़ार रेंट पे, 15-20 हज़ार ग्रोसरी, 15-20 हज़ार अपने कपड़े, फ्यूल, ये सब कर करा के वो 1-1.5 लाख उसका खर्चा हो जाता है।
उसको मुश्किल से जाके 50,000 की जॉब मिलती है, जिसको 2 साल वो काम करने के बाद 70 पे जाएगा, फिर 100 पे जाएगा, फिर 150। बाय द टाइम उसको 10 साल एक्सपीरियंस होता है वो शायद 2-2.5 लाख 3 लाख पे। और मज़े की बात ये गवर्नमेंट ने ये टैक्स स्लैब्स बनाए हैं कि 3,30,000 अगर आप पर मंथ कमा रहे हैं और इससे ऊपर जाते हैं और अपर क्लास, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जिसकी 10 साल जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपकी शादी मोस्टली अगर हो गई है या आपके पेरेंट्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, मेडिकल। अच्छा, आई वांटेड टू बिकॉज यू आर द ओनली मैन ऑन द पैनल, मुझे उमर शादी से भी मैंने सवाल करना था, लेकिन हाउ इज़ इट अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ एंड द पर्सनल लाइफ ऑफ अ मैन? बिकॉज देखिए हमारा कल्चरली जो एक आउटलुक है कि अ मैन नीड्स टू बी अ प्रोवाइडर, उसकी शादी वैसे ही अब घर की जो ख़वातीन होती हैं वो सोचती हैं जब वो 26-27 साल का हो जाता है, स्टेबल सी नौकरी होती है, माशरा तभी उसको इज्जत देता है। एक 26-27 साल का नौजवान जो ग्रेजुएट करके 2-3 साल उसको काम करते हुए हैं, उसकी तनख्वाह में वो एक फैमिली, एक बीवी को मेंटेन कर सकता है? आज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। एंड आप इसका ये इस तरह आप गेज कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि यार हम 30-35 तक जाएं, देन वी विल गेट मैरिड, बिकॉज दे कांट अफोर्ड इट। दे नो के ना हम फैमिली, बहुत लोग पहले 24-25 में आई थिंक बच्चे और फैमिली स्टार्ट हो जाती थी, 27-28 में कर लेते थे लड़के, लेकिन आप वो फेस ही नहीं, आप अपनी एंटरटेनमेंट पे पैसे नहीं खर्च कर पाते, आपकी वो लाइफस्टाइल आप मेंटेन नहीं कर पाते। ये बहुत लोगों का, मैं HR में हूँ, मैं हर टाइप ऑफ जो एम्प्लॉई है उसके साथ डील करता हूँ, लिंक्डइन के थ्रू देखता हूँ। द सिचुएशन इज़ वेरी बैड। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें दिया हुआ है कि हम शायद 1000 रुपये भी खर्च करते हुए शायद अभी ना सोचते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, अब 500,000 ग्रेजुएट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर, 300 से 400 अच्छी जॉब्स हैं टॉप एम्प्लॉयर्स की। उसके अलावा जितनी जॉब्स हैं वो ज़्यादातर सिटियाँ हैं या जो करियर ओरिएंटेड नहीं। अच्छा, और ट्रीटमेंट क्या है? देखिए जब एक इदारे को ये भी पता होता है कि यार ये बंदा अगर यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त भी काम कर रहा है, एक्सपेक्टेशन है, वैल्यूएशन, तनख्वाह तो कहीं नहीं बढ़ रही है, टाइम पे मिल जाए यही बड़ी बात है, और उसको ये भी पता है कि अगर इसने ज़्यादा चूँ चाँ की और ये नौकरी छोड़ के भी गया, कोई बात नहीं, 4 और खड़े हैं लाइन लेने में नौकरी लेने के लिए, तो ये एक स्लेवरी माइंडसेट को नहीं, एक गुलामाना जहन को नहीं आप फ़रोग़ दे रहे? एग्जैक्टली, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न लोग नौकरी छोड़ते भी नहीं हैं। और फेस भी करता हूँ जो आपका अर्लियर जो क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ हाउ द कल्चर इज़, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मैन, इवन दो विमेन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली ना हो, हर घर का खैर डिफरेंट वो होता है, बट जनरली आप देखें एवरीवन इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू, मर्द पे सिर्फ ये टेंशन थोड़ी ज़्यादा होती है, अगर बच्चे हैं और घर हैं और माँ बाप हैं और वाइफ हैं, वो सोने से पहले ये ज़रूर सोचेगा कि मैंने कल को, या मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है या मेरा घर का खर्च है, यार ये मैं कैसे उतारूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे तनख्वाह इतनी है नहीं। उसकी सुबह की चाय की शुरुआत ही 4 खर्चे बताकर होती है, उसको ये बात है फलाना बिल आ गया है, इनकी दवा खत्म हो गई है, बच्चे की फीस आने वाली है, और वो ज़रूरी नहीं बताए भी, वो अपने माइंड में पूरा दिन सोचता रहेगा, पूरा दिन सोचता, और वो ऑफिस भी जाएगा, फिर बहुत सारी दफ़ा उसके साथ जाती या गलत तरीके से बात भी करेगा कि यार नौकरी नहीं, वो तो वैसे ही चलता फिरता टिकिंग टाइम बॉम्ब होगा ना। जब आप इतना प्रेशर डाल दें तो कोई सही बात भी बहुत ज़्यादा आपको चिढ़ाने वाली उस वक्त लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि घर जाके आपने फेस क्या करना है, आपका घर कोई अमन का गहवारा नहीं है जहां आप रेस्ट कर सकें। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं सैयद शौकत अली शाह फ्रॉम हैदराबाद। जी शौकत साहब, क्या कहेंगे? तनख्वाहदार तबका इस वक्त बुरी तरह मुतासर हुआ है नए बजट के बाद, आपके क्या तासुरात हैं? हाँ जी, सही कह रही हैं आप। मैं मेरा प्राइवेट एक अदारा है, मैं उसका प्रिंसिपल हूँ। असल में ये था कि अब मेरे स्कूल की फीस बहुत कम है जी, क्योंकि शुरू से ही मेरा एक था ऐसे, वो बिजनेस का नहीं था मेरे, कहीं और से भी कोई सिलसिला चल जाता है। सही। अब इस दौर में भी मेरी 1000 फीस है जी, तो मैं अपने सराउंडिंग में देखता हूँ जो आम से लोग हैं वो भी अपने महंगे स्कूलों में, मैं नाम ही लेता हूँ अदारों के, वहाँ अपने बच्चों को वो पढ़ाते हैं। और इसके अलावा मेरा कहने का मतलब ये है कि महंगाई जो है वो सिर्फ चंद लोगों के लिए है। पिछले दिनों ईद के दिनों में मुझे भी नारायण जाने का कुछ शौक चढ़ा, लेकिन मैं बालाकोट से आगे नहीं जा सका। हाँ। इतना रश, इतना गाड़ियों का फ्यूल वेस्ट हो रहा था, सब लोग खाने पीने में जो है वो पैसा खर्च कर रहे थे और इतना ज्यादा वो था। तो ये मतलब ये सिर्फ कहने की बातें हैं शौकत साहब, लेकिन आप ये तनाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं? यानी एक तबका, जिस तरह आपने कहा, वो उनकी तर्ज ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, वो उसी तरह खर्चा कर रहे हैं, उनको मुखैर अल्लाह ताला ने बनाया, अपने ऊपर भी खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों पे भी खर्च कर रहे हैं। और दूसरा वो जो तरस रहा है, और कई दफ़ा ये बिल्कुल आमने सामने है। यानी अगर आप स्कूल की बात कर रहे हैं तो आप ही के स्कूल में कई बच्चे होंगे जो कदरन बेहतर हालात से आ रहे हैं, तो ये जो
तनाव है या जो आपस का डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? कर रहा है ये तो थोड़ा सा मसाइल हैं, इधर है मेरा भी बिल बिजली का जैसे वो लोगों का आया, ज्यादा आया है, सारा कुछ है। लेकिन ये लोग कौन है जो फ्रॉम एबटाबाद टू नारायण सड़क चौक थी, हम लोगों को कहीं बाहर नहीं, कहीं मुझे बाहर जाना था, अपने नवा शहर एक जगह है यहाँ पे मंडियां हैं, तो मैं वहाँ भी नहीं जा सका। हाँ। तो इतना पैसा लोगों के पास है, महंगी महंगी गाड़ियां जी, कोई पता नहीं उनको क्या क्या नाम है, 1.5-2 करोड़ की गाड़ियां ये लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसमें दो राय है मेरी। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के। इसमें दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो वाकई जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने कहा कि वो फ्यूल भी खर्च कर रहे हैं और बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं। दूसरे वो हैं जो पहले जाते थे दुबई, कतर, यूरोप, अब वो नारायण जा रहे हैं क्योंकि पैसे हो गए कम और पैसे हो गए खत्म। सुमन ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है ना। अब जो है वो क्योंकि वो बाहर के, अब उन्होंने बता दिया कि आपके इंटरनेशनल टिकट्स के ऊपर भी उन्होंने अब टैक्सेस लगा दिए हैं ना, रहना भी मुश्किल है और जाना भी मुश्किल है। हाँ। और अब आप जो है वो बाहर अगर अप्लाई करते हैं वीज़ाज़ के लिए या उसके लिए, तो उसके ऊपर भी आपके टैक्सेस हैं। बेहतर यही है कि अब आप अपने ही मुल्क के अंदर जो है ना वो हमारी नेशनल ब्यूटी को एक्सप्लोर करें और यहीं पे वेकेशंस पे ले जाएं, अपना मुल्क दिखाएं, उनको बताएं नारायण की खूबसूरती। हो सकता है कि जिन लोगों को हम देख रहे होते हैं, एक बात ये भी होती है वो 4-4 साल सेविंग करके भी जा रहे होते हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं कि हम पूरी फैमिली अगर जाएगी तो 3-3, 4-4 साल हमने बोनस या सेविंग्स किया। अब हमें तो एक जम्मे गफी नजर आता है जो हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो आप ये देखें कि अगर आप 25 करोड़ की आबादी का मुल्क हैं, जिस वक्त ये सानिया मरी हुआ था उस वक्त टोटल वहाँ पे लोग 4 लाख आ गए थे। तो 25 करोड़ की आबादी के मुल्क में ये एक अगेन एक बहुत छोटा सा परसेंटेज है जो जा पा रहा है। तो अक्सर ये जो हम स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं ना कि देखिए जी बाज़ार भरे हुए, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, लोग सयाहत भी कर रहे हैं, ये कोई खुशहाली नहीं है इस वक्त आपके सामने, बल्कि चीज़ें बहुत टफ हैं। शाज़िया जी, जैसे मैंने मर्दों के हवाले से सवाल किया था, ख़वातीन की पर्सनल लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है? मैंने तो हमेशा देखा है जो नौकरी पेशा ख़वातीन है वो बेचारी अपनी शादी के लिए, घर को सपोर्ट करने के लिए भी पैसे जोड़ रही होती हैं। हाउ इज़ इट अफेक्टिंग देयर पर्सनल लाइफ? मेरी कल एक क्लाइंट से बात हो रही थी, मतलब उसने मुझे क्वेरी के लिए कॉल किया था और उनसे बात करी थी, एंड शी वाज अ बैंकर एंड शी इज़ अ बैंकर इन फैक्ट। तो उससे मैंने ऐसी जस्ट सरसरी सा पूछा कि आपके जहन में क्या है कि क्या मतलब होना चाहिए पे स्केल या क्या? तो मैंने कहा अगर 1.5 लाख तक सैलरी होती है लड़के की या 2 लाख, तो कहती है इट वोंट बी इनफ, क्योंकि 1.5 लाख तो मैं खुद अर्न कर रही हूँ। और आप देखें अगर 2 लाख भी इस वक्त कोई लड़का अगर अर्न कर रहा है तो मुझे लगता है हम एक अच्छा लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जा सकते। तो आप 2-2.5 लाख से कम का मत देखें, जबकि उसको आटे दाल का भाव पता है। उसने कहा कि मैं जैसी हूँ फिर मैं ज़्यादा खुश हूँ। या तो आप इस तरफ वापस आ रहे हैं कि भाई जो है जैसा है, एटलीस्ट इसमें मुझे कुछ और स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, या मैं एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ नहीं जाना चाहती, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो एक मैच्योर लेडी है, या जो जिसका भी डिसीजन है। आपको लग रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो देयर विल बी डिले इन मैरिजेस फॉर वुमेन एंड फॉर मेन, और शादी के बाद भी लोग शायद फैमिली बनाने से या बच्चे पैदा करने से रुकेंगे? जी, एक तो ये होगा कि बहुत जो यंग एज की शादियों की तरह हम अब वापस आ रहे हैं, वो हम इसलिए आ रहे हैं कि आगे के हालात जो लोग देख रहे हैं कि जी इतना पढ़ लिखने के बाद भी लड़कियों के पास ऑप्शंस नहीं आ रहे, हम फिर वापस उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि 18-20 में शादियाँ करते हैं। लड़कियाँ भी इतनी डिमांडिंग नहीं होंगी, फ्लेक्सिबल भी होंगी, और साथ साथ ग्रो कर जाएंगे तो चीज़ें इतनी वो नहीं होंगी कि आप बहुत ज़्यादा तल्ख नहीं लगेंगी। और वो माँ बाप के घर में लड़का रह रहा होगा, 8-10 साल बाद अलग हो जाएगा, बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जो लड़की 30-32 में आ गई है, तो वो या वो लड़का जो 35 का इनकी बात है कि वेट कर रहा है, वो फिर कहता है यार रहने दो, फिर नहीं करते शादी, ऐसी ज़िंदगी अच्छी है, नारायण गावन जाते रहो, दोस्तियाँ, वीकेंड्स यही कर लो। नारायण गावन पे इस वक्त बहुत जोर है भाई, कॉलर हमारे साथ कम खर्चे की तरफ जा रहे हैं, आप जिम्मेदारी लेने से घबरा रहे हैं, आप क्योंकि जिम्मेदारी पूरी करना भी चाहे तो सख्त नहीं है ना। रियलिटी ग्राउंड जब आप अपनी चेकलिस्ट बना रहे हैं तो आप कहते हैं कि अगर एक बच्चे को पालना, सिर्फ एक बच्चे को अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं और अपने माँ बाप का भी करना है, चाहे आप 4 भाई हैं, चाहे आप 1 भाई हैं, आप जो भी, तो आप कैसे करेंगे? आपके पास दूसरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो नहीं है ना कि मैं चांद तारे तुम्हें दे दूंगा और वो तोड़ के ले आऊंगा, वो वाली जिंदगी। हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अब बैल्कनी से भी तारे नहीं नजर आते, तारे नजर आते हैं। तो अगर आप केबल की तारे देखना चाहते हैं एक साथ तो आप शादी कर सकते हैं। अवेयरनेस इतनी ज्यादा है कि ये खतरे की घंटी आपके सर पे लटक चुकी है कि अगर ये चीज ज्यादा जाएगी तो फिर, क्योंकि आप ये कहते हैं कि एक शादी करने के लिए भी आपको लोन लेना है। हाँ,
यानी आप ये छोड़े शाजिया, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, लेकिन हम वो जनरेशन है जिसने 10 रुपए का अंडे वाला बर्गर 250 रुपए का होते हुए देखा है, तो ये बढ़ेगा और मजीद बढ़ेगा, और उसमें भी अंडा हो ना हो। अच्छा, एक और जो ट्रेंड हमने यहाँ पे बात की कि महंगाई जिस तरह बढ़ रही है तो आपके यहाँ शादियाँ डिले होंगी, लोगों के लिए अखराजात को पूरा करना मुश्किल होगा। शादी करने के बाद लोग शायद ऑप्ट करेंगे कि अभी हमें फैमिली नहीं बनानी है क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपके रेंट्स, आपकी बिजली, इन तमाम खर्चों के आगे आपकी ज़िंदगी के जो बड़े बड़े गोल्स थे वो ऐसा लग रहा है कि वो बैक सीट लेते चले जा रहे हैं। एक और चीज़ जो हमने देखा कि जो क्वालिफाइड लोग हैं, आपके लिए यकीनन पढ़ाई करना, तालीम हासिल करना भी महंगा होता चला जाएगा, और तालीम हासिल करके जब आप जॉब्स मार्केट में आएंगे इतनी महंगी डिग्री के साथ, चाहे आप मुल्क से बाहर जाएं या मुल्क में रह के ग्रेजुएट करें, आपको उसका रिटर्न, उसका बदल नहीं मिल रहा। एक वैसे ही फिनोमेना था, आप हमेशा देखें पेरेंट्स हमसे आगे पूछते हैं बताइए कौन सी डिग्री का स्कोप ज़्यादा है, और इसका सिंपल मतलब ये होता था कि वो डिग्री बताइए, वो प्रोग्राम बताइए जिसके बाद अच्छी नौकरी मिले, अच्छी तनख्वाह मिले बच्चे को। तो अगर नौकरी प्रॉमिस नहीं है तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि लोगों का रुझान ही ख़त्म हो जाएगा क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाने का। सुमन, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक ज़माना था हम 7वां बड़ा इंजीनियरिंग हब समझे जाते थे। नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स वी यूज़ टू प्रोड्यूस एज अ कंट्री, इट्स फार गॉन। दैन आज हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का नंबर MBA से कम था, और अब MBA करके भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो क्या करेंगे लोग इस वक्त? तो वी कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग विद द डिग्रीज। ऑल वी कैन डू कि अब जब हम इस एरा में हैं और इस इकोनॉमी में हैं तो अब हमें बार बार यही बताया जा रहा है, और अगर हम भी कहीं जाते हैं तो हम यही कहते हैं डिग्री से ज़्यादा अब आप अपना स्किल सेट को जो है वो डेवलप करें, क्योंकि अब वो शायद डिग्री आपको एक नौकरी प्रॉमिस शायद ना करें, शायद कर दें, इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर शेयर लक, लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट वुड सेव यू, क्योंकि उससे आप फ्रीलांस के थ्रू अर्न कर सकते हैं, आप 9 to 5 के बाद कहीं से किसी तरीके से अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ उस एक सोल डिग्री के ऊपर बेस कर रहे होंगे तो ट्रस्ट में वो इतने डिग्री होल्डर्स हैं, दे आर जॉबलेस। मुझे बताएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री प्रोग्राम्स कितने महंगे हुए हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जिस ज़माने में आज से अगर आप 5-6 साल पहले देखें, उस अमाउंट में आप इंटरनेशनल कोई डिग्री ले सकते थे। तभी आप यूरोप का कोई मुल्क देख लें, सेंट्रल एशिया का कोई मुल्क देख लें, जहाँ अनरेस्ट होती है पता चलता है पाकिस्तान के सैकड़ों स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये ट्रेंड भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, और उसमें यही है कि अब हमारे पास, क्योंकि जो हमारे अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आपको एक नॉर्मल आप कोर्स करेंगे, आप एक डिग्री प्रोग्राम ले लीजिए और उसके ऊपर जो उसकी कोर्स है उसके ऊपर भी टैक्स फीस अप्लाई होती है। मतलब अगर मैंने वो जो एक हम देखते थे लैब फीस अलग है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन लड़कियां बस में जा रही हैं वो अलग है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो जो आपका महाना ट्रांसपोर्टर था वो भी अपनी कीमत बढ़ाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। और उसमें हो ये रहा है सिद्रा कि हमने जिस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट किया है उसके अंदर वी गॉट टू नो के करिकुलम के अंदर वहाँ पर ये है कि आपके पास 5 कोर्सेज आपने लेने हैं, 5 कोर्सेज को रजिस्टर करवाने की एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस हर सेमेस्टर के अंदर अलग है, उसके ऊपर टैक्स अलग है। वो MBA जो कल जो है वो 7 लाख में 8 लाख में हो सकता था, वो इस वक्त तकरीबन आपको 18 से 20 में पड़ रहा है। और इसमें अभी आप देखें कि जब शुरू में आप ये सिर्फ फैसला भी कर रहे होते हैं कि आपने कहाँ एडमिशन लेना है, एडमिशन फ़ीस अलग है, एडमिशन फीस अलग है, एप्लीकेशन फ़ीस अलग है, वो अपना टेस्ट लेंगे उसकी फ़ीस अलग है। फिर इन तमाम मरहलों से गुजरने के बाद हुकूमत आएगी जो कहेगी कि आपकी सनद को हम पहले सनद देंगे, तो आप वो HEC के ज़रा दफ्तर वो अलग एक लवाजमात है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, एक लम्हे के लिए सोचिएगा ज़रूर कि अगर आपके 3 बच्चे हैं और तीनों ने एक साथ कॉलेज में पहुँच जाना है तो आप कॉलेज एजुकेशन उस वक्त कैसे अफोर्ड करेंगे, क्योंकि हर बच्चे का लगभग एक साथ ही सेमेस्टर आया करेगा। कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सुरेखबाद। गुड मॉर्निंग आया, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबको सलाम हो, शाजिया को स्पेशली सलाम हो। और आपने तो हमारे दिल के तार को छेड़ दिया है सुबह सुबह। और देखिए बात पता है क्या, आप तो नारायण गागान की बात करती है ना, मैं बफरजून में रहता हूँ, अब मैं ईवीयू जाने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है कि कितना पेट्रोल खर्च होगा। आप सिंधी मुस्लिम जाया करें, वहाँ पे जूस पी के आ जाए। नहीं, मुझे देखिए आपके ऑफिस तक आना पड़ता है, जहाँ मैं काम करता हूँ मुझे आना पड़ता है, वो भी बिलीव करें कि मैं अब अपने ऑफिस जो मेरा अपना काम है जिसमें मैं बैठता हूँ, मुझे खुद भी यकीन करें मुझे एटलीस्ट 1500 से 2000 का पेट्रोल चाहिए। तो मैंने शॉर्ट करके अब 3 दिन जाता हूँ ऑफिस, 3 दिन नहीं जाता, 3 दिन घर से काम करता हूँ। असल में मतलब पता है क्या है, बात ये है कि एक आदमी है, उसकी जो अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं ना सिद्रा, तो आपके किराए से ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, तो हाउ कैन वो पुट अप कर ही नहीं सकता।
दूसरी बात है कि ये किस हद तक होगा हमारे, मैं इंटरनेशनल मीडिया पे देखता हूँ, दुनिया की चीजें देख रहा होता हूँ, किसी मैंने पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा जिसमें हर महीने बिजली बढ़ रही है, हर महीने। या बिजली को तो हम कह ही रहे हैं, आप रेंट भी तो देखें ना। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई मालिक मकान, उनका तो ऐसा लगता है उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। आप हर साल आप 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रेंटल के लिए, और उसके बाद हर साल आप 10% इंक्रीज करते हैं, और आप एक धेला अपने घर पे अपनी प्रॉपर्टी पे लगाने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है। कोई रंग नहीं करके दे रहा, कोई मेंटेनेंस नहीं करके दे रहा, रहना है रहो, नहीं है तो मत रहो, ये सिचुएशन है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जो भी आपने बात की है कि देश में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा मेरा ECC कर रहा है, तो मुझे अब ये इतना होने लगा कि हर सेमेस्टर में जब उसकी यूके की फीस भरनी होती है तो डेफिनेटली पाउंड्स में होती है, और वो जितना पाउंड बढ़ेगा हमारा पैसा कम होता जाएगा, हमें उतना ही पैसे ज्यादा खर्च होना है। अच्छा, इस तरह समाजी मसाइल ये पैदा होना, घरों में आपस में ना एक मेंटल टेंशन पैदा होगी। एक बीवी, अगर जैसे आपने कहा मेरी बीवी एब्सोल्युटली है। इसी पे क्लोजिंग नोट लूंगी अपने पैनलिस्ट से। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और जिस तरह कहा ना, ये तो दिल के तार छिड़े हुए हैं, इस पे तो मैं 4 घंटे भी शो करूं तो आप लोगों की कॉल्स कम नहीं होंगी। उमर, आई वुड लाइक टू टेक द पार्टिंग कमेंट्स फ्रॉम यू। मुझे बताएं कि इस वक्त जो इंसान, वो जो मेंटल स्ट्रेस की बात की ना, कि हर कॉन्वर्जेशन ही पैसे के बारे में, क्या करें? देखिए, देयर इज़ होप विद एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये तो हमारी लाइफ का पार्ट है, और ये हमारा रिलीजन भी कैरी कहता है। ठीक है, हालात बुरे हैं, जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमारी स्किल थी, गवर्नमेंट जिस तरह ट्रीट करी है, दैट्स अनदर थिंग। बट फॉर यंगस्टर्स स्पेशली मैं ये रेकमेंड करूँगा, या जो प्रोफेशनल्स भी हैं, स्टार्ट थिंकिंग, डोंट जस्ट थिंक अबाउट जॉब्स। जब आप यूनिवर्सिटी वालों को कहूँगा, प्लीज़ आप 4 साल के कोर्स में ना बंदे का, स्टूडेंट का बिजनेस खड़ा। आई लव द फैक्ट दैट आपने कहा स्किल्स के ऊपर काम करें। और दूसरा, आखिर में एक होपफुल नोट ये कि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। आपको चीज़ों के अंदर अपॉर्चुनिटी को तलाश करना है, और जब आप यंग हैं और आप इतने ज़्यादा आपने ज़िंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं देखी, तो ये करना कदरे आसान होगा। सो लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, लुक फॉर थिंग्स दैट ब्रिंग यू जॉय विदाउट मनी। यानी अगर आपको कोई चीज़ पैसा खर्च किए बगैर खुशी देती है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मिसाल के तौर पर, एक अगर घर के पास कोई खूबसूरत सा पौधा है और उस पर फूल लगे हैं, फल लगा है, तो देखें उसको भी परवाह नहीं कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इट इज़ इन फुल ब्लूम। इस तरह की चीज़ों को ढूंढना और उनके ऊपर नज़र रखना, ये आपका काम होगा, एंड इट विल मेक योर लाइफ अ लिटिल ईजियर। हमारे साथ सुमन मौजूद थी, उमर एंड शाजिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। एंड लेट्स होप कि ये वक्त है, कड़ा वक्त है, लेकिन ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।